स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। क्योंकि आजकल यदि हम कोई भी मीडिया का सोर्स उठा के देखें, चाहे वो टीवी हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सभी जगह हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि धरती का तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आज इस क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह हमारी धरती पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम इन बातों पे भी चर्चा करेंगे कि क्या उसके समाधान हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, आजकल जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हर जगह इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा है कि हमारी धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है, और जिसके बहुत सारे दुष्परिणाम हम वर्तमान में देख रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि भविष्य में जो ये दुष्परिणाम हैं, इनकी संख्या और इनकी तीव्रता जो है और भी बढ़ेगी। तो हर जगह ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या के रूप में उभरा है जिसको वैश्विक स्तर पे समाधान की आवश्यकता है। और हम सभी जो भूगोल के विद्यार्थी हैं, उन सभी को इस पर एक अपनी विचारधारा रखनी चाहिए और उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने अपनी कक्षाओं में कई बार ऐसा पढ़ा है कि धरती पर जीवन है, उस जीवन के लिए बहुत सारे आवश्यक तत्व हैं जो धरती देती है। और उन्हीं कुछ तत्वों में तापमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि तापमान अपने आप में बहुत सारे और चीज़ों को प्रभावित करता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी का जो तापमान है, अगर हम ऐतिहासिक तौर पे देखें, जियोलॉजिकली देखें, तो कभी भी समान नहीं रहा। जब धरती की उत्पत्ति हुई तो धरती बहुत गर्म थी। बाद में एक ऐसा भी समय आया जब धरती पर बर्फ ही बर्फ थी, धरती हिमयुग में थी, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि हमारी धरती का जो तापमान है सदा परिवर्तनशील रहा है। यदि हम वर्तमान में जो पृथ्वी के औसत तापमान की बात करें, तो ये औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। आप ध्यान दें कि ये औसत तापमान है। यदि भारत में यानी दुनिया में कई जगह ऐसे स्थान हैं जहां पर तापमान 15 डिग्री से बहुत अधिक है, वहीं ऐसे भी कुछ स्थान हैं जहां ये इससे कम है। तो औसत 15 डिग्री निकल के आता है कि धरती का वर्तमान का औसत तापमान 15 डिग्री है। ये तापमान हमारे धरती पर जीवन को बचाए रखने, उसको चलाने के लिए और उसको गतिशीलता देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तापमान जो है वो ऊर्जा का स्रोत है और ऊर्जा से ही हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम में गतिशीलता आती है। लेकिन यदि हम देखें, पिछले कई दशकों से धरती का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। ये जो तापमान बढ़ने की प्रवृत्ति है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ऊष्मन कहते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है, जिसमें एक तत्व जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए मानव और मानवीय कार्य जिम्मेदार हैं। आप देखें, मानव ने ऐसी तकनीकों का विकास किया है जिससे वो प्रकृति के साथ, वातावरण के साथ बड़ी मात्रा में हस्तक्षेप कर रहा है, और इस हस्तक्षेप करने के परिणाम स्वरूप ही धरती पर तापमान बढ़ता जा रहा है और धरती की जो जलवायु है वो विकट होती जा रही है, कठिन होती जा रही है यहाँ पर रहने के लिए। तो होता क्या है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज द जनरल राइज इन अर्थ्स टेम्परेचर ड्यू टू increasing level of greenhouse gases in Earth's atmosphere is called global warming. तो ग्लोबल वार्मिंग एक आउटकम है इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, क्योंकि हम अर्थ के एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन बदलते जा रहे हैं, और कंपोजिशन बदलने से बहुत सारी ऐसी गैसेस आ रही हैं जिनकी हीट ट्रैपिंग की पोटेंशियल होती है, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट जनरेट करती हैं, जिसके रिजल्टेंट ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो पृथ्वी के तापमान को सही बनाए रखने के लिए कुछ गैसेस हैं हमारी वायुमंडल में, जो सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगे हैं उनके लिए वो पारदर्शी हो जाती है। लेकिन जब धरती से वही तरंगे दीर्घ तरंगों के रूप में वापस निकलती हैं, तो वो उनको अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसी प्रवृत्ति को, ग्लोबल वार्मिंग जनरेट करने वाले इस फिनोमिना को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं।
जो मूल रूप से अगर आप देखें तो CO2, CH4, वाटर वेपर्स, मीथेन, ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप करती हैं, जिसके कारण धरती का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक बात और भी ध्यान देने की है कि यदि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो हमारी अर्थ जो थी वो बहुत ठंडी होती, जीवन के लिए उतनी अच्छी नहीं रह पाती। तो प्रकृति ने कुछ हमें पहले से ग्रीन हाउस गैसेस दी हैं, जिसके कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर सफिशिएंटली बना रहे, जिससे यहाँ जीवन बढ़ पाया। लेकिन जब हम इसके कंपोजिशन को बदल रहे हैं अपनी गतिविधियों द्वारा, हम औद्योगिक विकास में, हम नगरीकरण के दौर में इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे वायुमंडल का जो कंपोजिशन है वो बदल रहा है और तापमान भी कंटिन्यूअसली बदलता जा रहा है। आप यदि ध्यान दें तो आप पाएंगे कि हर आने वाला वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक गर्म होता है। हर वर्ष रिकॉर्ड बनाता है। 2019 2018 कंपैरिजन में बहुत गर्म था और 2019 पिछले कई शताब्दियों का सबसे गर्म वर्ष था। तो इस तरह से हर वर्ष आने वाला समय और गर्म होता जा रहा है, जिसका एक मूल कारण ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है और उनके द्वारा धरती से निकलने वाले पार्थिव विकिरण को अवशोषित करना जिम्मेदार माना जाता है। तो बार बार हम एक शब्द का जिक्र कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो हमारे सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो हमारे वायुमंडल में आ जाती हैं। हमारा वायुमंडल उनके लिए पारदर्शी होता है। ये जब किरणें वायुमंडल में आती हैं तो वायुमंडल इनका अवशोषण नहीं करता है, क्योंकि जो तरंगें होती हैं वो लघु तरंगों के रूप में होती हैं, जिसके लिए वायुमंडल पारदर्शी हो जाता है। वहीं जब पार्थिव विकिरण रिलीज होता है, जो लॉन्ग वेवलेंथ में होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, ये वायुमंडल में मौजूद कुछ ग्रीन हाउस गैसेस इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके कारण हमारा तापमान बढ़ता जा रहा है। अगर इन ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आज समस्या की बात है वो है CO2, जो काफ़ी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। अब हम इसको ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी यदि आप कहें तो आपने बहुत सारी जगह ग्लास हाउसेस देखे होंगे, या जिनको पॉली हाउसेस भी कहते हैं। इनके अंदर हम उन वनस्पतियों को, उन वेजिटेशन को, उन फ्रूट्स को, उन वेजिटेबल्स को उगाते हैं जिनको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और एक रिजर्व्ड क्लाइमेटिक कंडीशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम ऐसे ट्रांसपेरेंट शीट्स लगाते हैं या ग्लास लगाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी वो दशाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो बाहर नहीं है। जनरली हाई जो एल्टीट्यूड वाली जगह हैं वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से हम ऐसी वेजिटेशन को उगा पाते हैं, ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उगा पाते हैं जो नॉर्मली नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं होते हैं। तो इस तरह ग्रीन हाउस जो है वो एक ग्लास हाउस होता है जो हाई टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और जो अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उनको आइसोलेट करके हमारे पास एक ऐसी दशा उपलब्ध करा पाता है जहाँ पर उन चीज़ों का हम उत्पादन कर पाते हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं हो पाती हैं। तो इसी की सिंबोलॉजी यूज़ करके हम इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसमें धरती का तापमान बढ़ रहा है, बिल्कुल ग्लास हाउस की तरह। आप एक बहुत कॉमन सा उदाहरण देख सकते हैं। यदि आप किसी कार को देखें तो कार जो है उसमें अगर वो धूप में खड़ी है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो जा रही है, शीशे से अंदर जा रही है, लेकिन उसके अंदर जो हीट ट्रैप हो रही है वो उस शीशे से बाहर नहीं आ पाती और वो अंदर आप यदि कार को खोल के देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इस तरह कार भी एक खास तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करती है। अब आज बहुत सारी हमारी पर्यावरण की समस्याएं हैं। इनको यदि हम मोटे तौर पे कहें तो ये क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, हमारी ओजोन लेयर में जो छेद है वो, मरुस्थलीकरण और साथ ही साथ हमारे जो महासागर हैं उनका एसिडिफिकेशन भी एक मेजर क्लाइमेट चेंज की इवेंट्स को लीड करता है।
ये हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए मेजर थ्रेट्स हैं जो आज जिस पैराडाइम में हम जी रहे हैं, वहाँ ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर, डेजर्टिफिकेशन एंड एसिडिफिकेशन ऑफ ओजोन प्रमुख पर्यावरण की समस्याएं हैं जो क्लाइमेट चेंज को लीड करती हैं। अब जहां हमने पीछे ग्रीन हाउस गैसेस की बात की कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कॉज ऑफ वरी है आज के ज़माने में वो है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों ही हमारे लिए बड़ी ही थ्रेटनिंग पोजीशन लाती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं नेचुरल फैक्टर्स से भी और ह्यूमन फैक्टर्स से भी निकलती हैं, और आज जिस पैराडाइम में हम जी रहे हैं, यहाँ हमारे जो डेवलपमेंट है वहाँ पर जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। इसके अलावा देखें तो मीथेन बहुत पावरफुल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इसका प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना CO2 का है। तो मीथेन का जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जहाँ राइस कल्टीवेट किया जाता है वहाँ पर पानी में डिकम्पोजिशन होने के कारण बड़ी मात्रा में मीथेन रिलीज होती है। इसी तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन और साथ ही साथ वाटर इन वेपर फॉर्म्स भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं, इसीलिए ग्रीन हाउस गैस के रूप में क्लासिफाई किए जाते हैं। अब यदि हम देखें तो वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा CO2 का इमिशन करते हैं, तो आप पाएंगे कि वो कंट्रीज़ जो डेवलपमेंट में बहुत आगे थे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन या चाइना, इन सभी ने बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन किया है। वहीं आप देखें कोई भी अफ्रीकन कंट्री नहीं है, कोई भी लैटिन अमेरिकी कंट्री इस लिस्ट में नहीं है, जिससे पता चलता है कि ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन उन कंट्रीज़ द्वारा हो रहा है जो डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, अर्बनाइजेशन में बहुत आगे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम फोकस उन कंट्रीज़ पे ज़्यादा करें जो ज़्यादा इमिट कर रही हैं। आप देखिए चाइना भी एक मेजर इमिटर है। वहीं अगर हम इंडिया का प्रोपोर्शन देखें तो इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, जिसके कारण हमारे पास 7% CO2 हम इमिट करते हैं, लेकिन यदि हम इसको पर हेड इमिशन को काउंट करें तो हमारा इमिशन वर्ल्ड इमिशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। अब यदि हम सेक्टर्स की बात करें, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा इमिशन करते हैं, तो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, रेजिडेंशियल है और एग्रीकल्चर है। तो आप देखिए हम एग्रीकल्चर को बाय एंड लार्ज ऐसी एक्टिविटी मानते हैं जो नेचुरल होती है, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिसमें राइस कल्टीवेशन, या अगर हम हरियाणा पंजाब की बात करें तो यहाँ पर जो रेजिडुअल बर्निंग है उसके कारण बड़ी मात्रा में CO2 का इमिशन हो रहा है, और जो हमारे इन्वायरमेंट को थ्रेट कर रही है, हमारी क्लाइमेट को चेंज कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग को लीड कर रही है। अब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ क्यों रही हैं, यदि हम इन कारणों की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि हम फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन करते हैं। फॉसिल फ्यूल को जब जलाते हैं तो बड़ी मात्रा में CO2 और अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इमिट हो रही हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के कारण जो ट्रांसपोर्ट में हम बड़ी मात्रा में अपने फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कर रहे हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रहा है। साथ ही साथ लैंड यूज़ कन्वर्जन भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन का। हम जंगलों को काट के वहाँ खेती कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब हम लैंड यूज़ कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे इकोसिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को लीड करते हैं। इसी तरह मैंने जैसे पीछे बताया कि राइस कल्टीवेशन भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है मीथेन के जनरेशन का, जो अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है। साथ ही साथ जंगलों का जलाना, हम जानते हैं आज भी हम किसी भी समय देखें तो विश्व में बहुत सारे ऐसे जंगल होते हैं जो जल रहे हैं। यदि आज की बात करें तो कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट, इसी तरह रशियन फॉरेस्ट जल रहे हैं। हमने पीछे देखा लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील के जो फॉरेस्ट हैं वो, या ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में हर साल लाखों एकड़ फॉरेस्ट जलते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है। ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जो है वो हमारे वेहिकुलर पोल्यूशन और जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उससे भी बढ़ता है। जो हमारे गाड़ियां चलती हैं, उद्योग धंधे हैं, उनसे जो प्रदूषण निकलता है उसके कारण भी होता है। साथ ही साथ जंगलों की कटाई भी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, क्योंकि
जब जंगल काट दिए जाते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन को कॉज करती हैं। इसके अलावा कई बार बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना ऐसे हैं जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन है या नेचुरल फॉरेस्ट फायर भी एक इम्पॉर्टेंट ऐसे कारण हैं जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ी मात्रा में होता है। अब क्या प्रभाव हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम हायर टेम्परेचर प्रिडिक्ट करते हैं और आज भी हम देखते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होता जा रहा है। सर्दियां बहुत छोटी होती जा रही हैं, गर्मियां बहुत लंबी होती हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वर्षा के पैटर्न में बदलाव होगा। जहाँ वर्षा अधिक होती है हो सकता है वहाँ कम हो जाए, जहाँ नहीं होती है वहाँ और अधिक हो जाए। तो इस तरह से पैटर्न में बदलाव आएगा। साथ ही साथ जो समुद्र है उसका जल स्तर है उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती पर मिलने वाले जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे, जिसका पानी समुद्रों में आएगा और समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा। अब देखिए, जब जल स्तर बढ़ेगा तो बहुत सारे वो शहर जो समुद्र तट के किनारे हैं, समुद्र तट पे स्थित हैं, उनको बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा वन्य जीवों को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे वन्य जीव जो हैं वो एक खास स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही सरवाइव कर पाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का उस पर भी बहुत इम्पैक्ट होगा। बहुत सारी तरह की नई डिजीज़ ओरिजिन होंगी। वेक्टर बॉर्न जो मच्छर हैं, मलेरिया है या डेंगू है, वो बड़ी मात्रा में फैलेगा, जिसके कारण बहुत सारा आर्थिक नुकसान भी होने की संभावना है। जंगलों में आग भी लगेगी। जहाँ जंगलों में लगी आग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट से जंगलों में और भी आग लग सकती है। इसी के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जंगलों में जो जीव जंतु हैं, जो वन हैं, उनको भी एक मेजर खतरा हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब क्या किया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए? तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं उनको छोड़कर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो साफ साधन हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन नहीं करते, उनका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हमें जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमें नई टेक्नोलॉजी का विकास करना चाहिए, जिससे हम इस तरह का पोल्यूशन जो हो रहा है पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण उसको कम से कम कर सकें। जैसा मैंने पीछे बताया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इस इंटरनेशनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो हमें अवेयरनेस है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें देनी चाहिए। इसीलिए हम जो हमारा सिलेबस होता है हम इन्वायरमेंट एजुकेशन देते हैं। इसी तरह ज्योग्राफी के अंदर इन्वायरमेंटल नॉलेज को प्रोपोगेट किया जाता है स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि वो समझ पाएँ कि क्या समस्या है और उसका किस तरह से समाधान किया जाए। वर्ल्ड लेवल पे बच्चों बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स चलते हैं जिसमें इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। लोग, आप देखें आपके सामने कुछ स्लोगन्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर का लेवल जो है ओशंस का वो बढ़ रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये एक थ्रेट के रूप में दिखा रहे हैं। इसी तरह देखिए ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे जो पोस्टर्स हैं वो आप देखते हैं जो हमें अपील करते हैं कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को बचाना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग से रोकना चाहिए धरती को, इससे पहले कि हम लेट हो जाएं। इसी क्रम में हम बहुत सारे मूवमेंट्स चलाते हैं जिसमें हम अपनी इमिशन को कम करने की और इन्वायरमेंट के जो चैलेंजेस हैं उनको प्रमोट करने की, अवेयरनेस को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने अर्थ डे का नाम सुना होगा, अर्थ आवर का नाम सुना होगा। जब हम मार्च में लास्ट जो सैटरडे होता है उसको उस समय 8:30 से 9:30 के बीच में वर्ल्ड लेवल पे अपनी लाइट्स क्लोज कर देते हैं, जिससे कुछ समय के लिए हमारे जो इमिशंस हैं वो कम हो और साथ ही साथ लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंट की, जो पोल्यूशन की, जो ग्लोबल वार्मिंग की, उससे अवेयर कराया जा सके। बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो समय समय पे होते रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास धरती एकमात्र ऐसी चीज़ है जिस पे जीवन संभव है, कोई और नहीं है। तो लोग अपने अपने तरीके से
वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट करते हैं कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से धरती को बचाना चाहिए। तो इस तरह स्टूडेंट्स इस सेक्शन में हमने ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस, उसकी डेफिनेशन, उसके इम्पैक्ट और जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में बात की। इन सॉल्यूशंस को न केवल सिर्फ आपको पढ़ना है बल्कि समझ के अपने जीवन में भी लाना है, ताकि हम अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके। अब आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, कुछ शॉर्ट आंसर, कुछ लॉन्ग आंसर। आपको क्लास देखने के बाद इनके आंसर्स देने हैं, बहुत ही सिंपल हैं। फिर भी यदि आपको कोई समस्या लगे तो आप इस ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।